हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ गाइज। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमिक स्टडी में गाइज। तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री में आपका फर्स्ट टॉपिक है 18वीं सदी में उत्तर की फ्रांसीसी समाज। ठीक है, 18वीं सदी के उत्तर अर्थ में फ्रांसीसी समाज, मतलब जब 18वीं सदी आई थी उस समय वहाँ फ्रांसीसी समाज कैसा था, हम आज उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि साथ ही साथ आप उस चीज़ के पॉइंट्स को नोट करें। ये आपके लिए बहुत है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चैप्टर्स है, हर चीज़ में आता है आपके, इसलिए। तो स्टार्ट करें। सन 1774 में बारबो राजवंश लुई 16 फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनेट से हुआ था और राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। मतलब सन 17 जो बारबो राजवंश था उसका जो बारबो 16वां फ्रांस राजगद्दी में बैठा था, जो उस फ्रांस का जो राजा था बारबो, जो लुईस 16 जो फ्रांस की गद्दी पे बैठा था, लुईस 16। पहले ऐसा था नाम, एक नाम पे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा देते, नाम वही चलता था, बस पहचान कैसे थी कि लुई 17, लुई 18, लुई 19, ऐसे नंबर रोमन नंबर से उनकी पहचान हुआ करती थी। मतलब इसी टाइप से नाम के पीछे नंबरिंग, नाम एक ही पर 1 2 3 4 लगा देते थे, जिससे हम लोगों को पहचान हाँ ये इतने नंबर का था, ये इसका। ओके गाइस, फिर उस समय उसकी उम्र कितनी थी गाइस? 20 वर्ष की। जो ऑस्ट्रिया उसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से। और जब वो राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, जब वो गद्दी पे बैठा था, मतलब राजरोहण का मतलब था गद्दी पे बैठना। जब वो गद्दी पे बैठा तो उस समय क्या था, जो राजकोष था, जो वहां का भंडार था, जो धन भंडार था, वो क्या था? खाली पड़ा था। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधनों नष्ट हो चुके थे। वार्षिक के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्चों का बोझ अलग से था। मतलब जब ये लंबे समय तक युद्ध हुआ था तो वहां पर क्या था, जो जितना भी पैसा था इकट्ठा करता वो नष्ट, फिजूल खर्चा हो गया, नष्ट हो गया। तो लोगों क्या था, अपने महल को मतलब ऊंचे से ऊंचा दिखा, शहर से बनाए रखने के लिए फिजूल के खर्चे पे बोझ अलग से था। मतलब उसको अच्छा दिखाने के लिए कि हाँ देखो हम इतने अच्छे, हमारे पे ये उसका फिजूल खर्चा, तो उससे एक बोझा ही बना रहता था। ठीक है, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस के अमेरिका में 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन के आजाद करने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीव से अधिक कर्जा और जुट गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीव का बोझ चढ़ा हुआ था। मतलब ठीक है गाइस, मतलब उसने कर्जा लिया 10 अरब पहले से, जिससे कर्जा जुड़ा हुआ था, उससे पहले उस पर 2 अरब का पहले से ही कर्जा चढ़ा हुआ था। सरकार के से कर्जा दाता अब 10% ब्याज मांग करने लगे थे। क्या था पहले सरकार, अब क्या करने लगे थे? 10% उससे ब्याज मांगने लगे थे। ठीक है गाइस, फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ाते जा रहे थे और चुकाने पर मजबूर थी। वह नियत खर्चा से सेना के रखरखाव, जहाज दरबार, सरकारी कार्य, विश्वविद्यालय में चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों की वृद्धि के लिए बांध हो गई। यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बांटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। उसने 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में 3 रूप में बांटा उसको। केवल जो तीसरा एस्टेट के लोग थे वो जनसाधारण ही अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज के मध्यकालीन समाती व्यवस्था का अंग था प्राचीन राजतंत्र का पद का प्रयोग समानता सन 1989 से पहले के फ्रांसीसी समाज संसदों के लिए होता था। ठीक है, फिर है गाइस आपका, अब आप लोग ये अब बोला गया एस्टेट्स का समाज, ध्यान दें, ये मैंने चित्र देख लो 2, ये क्या था? द्वितीय एस्टेट के कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब भी हैं। ठीक है, वहां पे कुछ लोग द्वितीय एस्टेट में कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब भी हैं। ठीक है गाइस, मैंने बोला फ्रांसीसी समाज वर्ग व्यवस्था दर्शाता पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। जो फ्रांसी अर्थ वर्ग व्यवस्था थी, जहाँ वहाँ के वर्ग का जो कार्य था, वहाँ पर जो क्या काम जो वर्ग था जो बटा हुआ था, वो व्यवस्था
कितने परसेंट लोग थे उसमें, जो 90% लोग जो किसान थे, जो किसान का वर्ग था सबसे ज्यादा। लेकिन जमीन में मालिकों के किसान की संख्या बहुत कम थी। जो जमीन थी उसमें मालिकों की किसान की संख्या बहुत, लगभग 70% जमीन पर कुलीन, चर्च, तीर एस्टेट अमीर का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट कुलीन वर्ग के और पादरी वर्ग के लोग कुछ विशेष अधिकारी जन्म प्राप्त थे। ठीक है, इनमें से ऐसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, कुलीन वर्ग के लिए कुछ अन्य संपत्ति विशेषाधिकारी शामिल थे। वह किसान को संपत्ति का वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा में, स्वामी का घर खेत काम करना, सैनिक की सेवा तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग करने के लिए बांधे थे। चर्चा भी किसानों को कर एक हिस्सा टाइटित धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। जो किसानों से कर का एक हिस्सा था वो क्या था? टीथी, जो धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। मतलब ये एक क्या था, एक हिस्सा था जिसमें से वो लोग क्या करते थे, जो धर्म पूजा इन सब धर्म के नाम पे उससे कर वसूलता था। ऊपर से तीसरा स्टेज के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों का टाइल, प्रत्यक्ष कर, अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तम्बाकू जैसे राज्य उपभोगों को वस्तु में लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज को सारा बोझ करों को माध्यम से जनता वहन करती थी। गाइस, ये कुछ नए शब्द मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे लीवर, ये फ्रांस की मुद्रा जैसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ये फ्रांस की मुद्रा थी जिसे हमने 1794 में समाप्त कर, जो बोला एस्टेट के क्रांति पूर्व फ्रांसी समाज में सत्ता के सामाजिक हिसायत को अभिव्यक्ता करने वाली श्रेणी थी। पादरी वर्ग, जो चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह होता है। टाइदी, ये चर्च को वसूल किए जाने वाला क्या था, कर। ये कृषि के उपजाऊ से 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है। टाइल, ये सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। ये पॉइंट्स में, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको आप लोग नोट्स कर लेना। ठीक है गाइस, ये आप लोग पिक्चर्स देख रहे हो। ये पिक्चर्स में दिखाया कैसे एक राजा बैठा है और अपनी मतलब देखो राजा बैठा कैसे अपनी जनता पे कैसे मतलब अधिकारी मतलब देखो मैं मतलब इसमें ही दिखाया गया कि एक बेचारा गरीब अनाज और फल, पैसे, सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने के तैयार बैठा है, पर उसको एक नजर देखता नहीं है। मतलब पहले था कि मतलब एक राजा कूर होता था, मतलब बैठा है पर अपनी सामने जो उनकी जनता थी कुछ उनके लिए लाती थी ना, उन्हें नहीं देखता था। जो वो सामान लाई है वो देता, मतलब कैसे उससे छीन लिया जाए। मतलब वो क्या था कि वो एक व्यक्ति को कुलीन एक व्यक्ति मकड़ा होता था और जो किसान था उनके लिए एक मक्खी थी कि मकड़ा क्या होता है अपने से नीचे वाले को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। वही इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है गाइस, फिर नीचे बोला गया आपका जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामत अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। मतलब पहले जनसंख्या कम थी, अब ज्यादा बढ़ी, तो भैया उस हिसाब से आज के टाइम जैसे जनसंख्या कुछ भी बढ़ेगा तो उससे हमारी व्यवस्था बढ़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। अब हमारे घर में मेंबर 4 हैं, 2 बढ़ गए तो अनाज लेके सब कुछ बढ़ा ना, खाना पीना घर में साहू हर चीज बढ़ती। वैसे अगर पहले 1715 में 2.3 और 17 में 2, तो उसमें क्या अनाज की तुलना में काफी की तेजी से जरूरत पड़ेगी। वही मेंबर बढ़ गया तो हमें सामान भी ज्यादा चाहिए। फिर क्या बोला गाइस मैंने, अधिकांश लोगों को मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगारों की मजबूरी महंगाई की दर नहीं बढ़ा पा रही थी। फसल अमीर गरीब खाई चोटी होती थी, इसलिए जब तक बर्दाश्त हो जाती थी सूखे और केले के प्रकोप पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसा जीवों संकट प्राचीन राजतंत्र दौरान फ्रांस में काफी आम था। ठीक है, जीवन ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन के खतरे न पड़ने लगते हैं और अनाम जिसका नाम मालूम ही नहीं होता है। अब क्या उभरते मध्य वर्ग के विशेष अधिकारियों के अंत की कल्पना की गई। पहले ही कर बढ़ने और अकाल के समय किसान कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके समय सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट उन समय उठाई जो समझ शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसे फैलते समुद्र पारीय व्यापार ऊनी रेशमी वस्त्र उत्पादन बल संपत्ति अर्जित की थी।
ऊनी रेशमों के कपड़ों का निर्यात किया जाता था और समाज के समृद्ध लोग खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट के इन सौदागरों का निर्माता अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशा लोग भी शामिल थे। ये सब पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज किसी भी समूह के पास जन्म विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हिसायत का आधार उसकी योग्यता पर ही होनी चाहिए थी। स्वतंत्र समान नियम और समान अवसर का विचार आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूस जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। अपने ट्रू डिराइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक राजा के देवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का गठन किया था। रूस ने इस विचार के आगे बढ़ते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुमोदन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और ये क्या थी? मॉन्टेक्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉन्च नामक रचना सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बीच की सत्ता के विभाजन की बात रखी। ये बुक थी। इस बुक में इसने क्या बोला? कार्यपालिका, न्यायपालिका की बीचों की विभाजन की बातें रखी थी। ठीक है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेशों की ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां से इसी मॉडल की सरकार बनी और फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिका संविधान उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। ठीक है गाइस, फिर क्या हुआ? दार्शनिकों ने इन विचारों को कॉफी हाउस, सैलून की गोष्ठियों के गरमागरम बहस हुई करती थी। पुस्तकों, अखबार माध्यम में इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तक, अखबार के लोगों के बीच जोरों से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुईस 16 द्वारा राज्य में खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेष अधिकारी वाली व्यवस्था के विरोध गुस्सा भड़क उठा। क्या हुआ गाइस? जैसे अब जो मध्य वर्ग के तीसरे होते हैं उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे। जब पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उनके अपने कि मतलब यहाँ पर किसी को कोई हक नहीं है किसी पे जोर देने का। सबका अपना स्वतंत्र रहने के, कोई किसी पे नहीं, कोई जन्म से लेके नहीं आया कि मतलब कि हाँ हम पे बंदिश। सब पढ़े लिखे, इसलिए कहते हैं बच्चों पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी। आप पढ़े लिखे हो गए तो हर चीज को जान सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही चीजें बताया गया आज की फ्रांस की क्रांति में। तो हम आपके लिए कल आएंगे। आज के लिए इतना ही आपके लिए। ओके, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ओके, बाय।